जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। मैं नरेंद्र वर्मा सर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीहोर वाले नरेंद्र वर्मा सर पर, जिसमें आप लोग मुझे डेली देख रहे हो 8 बजे। और मैं सोल्ड पेपर लगवा रहा हूं आपको 2021 के, जिसमें अपन एसएससी जीडी में जो 2021 के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए थे तो उनको मैं डेली सीरीज चला रहा हूं, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि पेपर के अंतर्गत क्वेश्चन कैसे आते हैं, अपन को पढ़ना कैसे है। और आने वाला जो जीडी का पेपर होगा आपका 23-24 जो आपका जनवरी 24 के अंतर्गत, तो उसके आधार पर आप लोग की इसकी रूपरेखा अपन अभी से पढ़ाई सब करते, पर बच्चों को अभी ये नहीं पता कि पढ़ना कैसे है। तो अभी सिर्फ मैं यहाँ पर आपको सोल्ड पेपर लगा रहा हूँ। साथ में 12 बजे मेरी करंट अफेयर की सीरीज आ रही है, जिसमें 12 बजे इसके आधार पर जितना भी करंट है मैं 12 बजे पढ़ा रहा हूँ। बाकी अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल की क्लासेस लेना है तो आपको 10 से 1 मेरा बैच चल रहा है और 7 से 10 मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है। देखिए, मैं आपके लिए डेली मेहनत करता हूं, क्वेश्चन निकालता हूं, डे वाइज क्वेश्चन लाता हूं, ताकि आप लोगों को पढ़ाई का तरीका चल जाए और ये क्वेश्चन तो आपको याद हो जाए। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आ गया तो आपको ऐसा कैसा लगाना है। तो आपसे निवेदन है कि इन वीडियो को आप लोग उन विद्यार्थियों तक भी पहुंचा दिया करिए जो शहर नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, यदि मौद्रिक नीति, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंध और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है। मतलब इसका संबंध अगर इसका है तो इसका संबंध किससे है। यदि मौद्रिक नीति का संबंध राजकोषीय से है तो राजकोषीय का संबंध किससे है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कराधान और सरकार के खर्च से। इसका जो आंसर हो क्या आएगा, कराधान और सरकार के खर्च से। इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, बी आएगा, कराधान और सरकार के खर्चे से संबंधित है। तो आपको ये क्वेश्चन अब याद भी हो गया। अब आप लोग लगा सकते हो इसमें कि यदि मौद्रिक नीति आगे पेपर में आ जाए कि मौद्रिक नीति का संबंध किससे, तो आप लोग लगा सकते हो राजकोषीय से, और राजकोषीय का संबंध किससे है तो कराधान और सरकार के खर्चे से। एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पर, अगला क्वेश्चन दिया है, अमेरिकी पत्रकार ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था। मतलब क्वेश्चन है कि पत्रकार थे अमेरिकी जिन्होंने जो गांधी जी का सत्याग्रह हुआ था, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा जो उन्होंने शुरू की थी, तो उसके अंतर्गत उनका क्वेश्चन है कि कवर किया था, तो उस पत्रकार का नाम क्या था। देखिए, उन पत्रकार का नाम था वेब मिलर। क्या नाम था, वेब मिलर। थोड़ा मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का सबसे पहले जो प्रारंभ किया था वो अफ्रीका में किया था। कौन सा आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया था, उन्होंने सबसे पहले अफ्रीका में किया था। किनकी बात करें अपन, महात्मा गांधी जी की। 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए थे शेख अब्दुल्ला के केस के चक्कर में। सन 1906 में उन्होंने पहली बार असहयोग का आंदोलन वहां पर किया था, जो काले गोरों का भेदभाव चल रहा था वहां पर। अंग्रेजों ने काले गोरों के चक्कर में जो भेदभाव चलाया था, तो अफ्रीका को उन्होंने 1906 में भेदभाव को दूर किया था। इसकी वजह से 1908 में उनको पहली बार अफ्रीका में जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी। उसके बाद 1915 में गांधी जी जैसे ही भारत में आते हैं तो उनको केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा जाता है। उसके बाद में उन्होंने भारत में, आपको पता है कि 15 में आए, 16 में उन्होंने अपने साबरमती आश्रम, 17 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद मिल, फिर 1919 की जो घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर भारत में 1 अगस्त 1920 को गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था। फिर 5 फरवरी 1922 को गांधी ने एक घटना हो गई थी, असहयोग के कारण चोरा चोरी कांड हो चुका था। उसकी वजह से गांधी जी को 11 अगस्त 1922 को इस असहयोग जो 1 अगस्त 1920 में हुआ था, उसको 11 अगस्त 1922 को इसको चोरा चोरी की घटना की वजह से इस आंदोलन को बंद करना पड़ा था। इसके बाद गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा का प्रारंभ किया था। फिर 1930 में गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत गांधी जी का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया था, है ना, याद रखना है क्वेश्चन। तो उसमें वेब मिलर जो थे, आपको पता है कि जो नमक सत्याग्रह हुआ था, दांडी यात्रा, इसमें कुछ 79 लोगों ने भाग लिया था। 79 लोगों ने, 79 लोगों ने भाग लिया था। तो उनमें ये अमेरिका के वेब मिलर भी शामिल थे। किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था, तो उनका नाम था वेब मिलर। मतलब गांधी जी के आंदोलन में अमेरिकी पत्रकार भी थे। 79 लोगों के अंतर्गत एक ये भी थे, इन्होंने इसको पूरा का पूरा इसको रिकॉर्ड किया था। तो उनका नाम क्या था, वेब मिलर।
देखो आप लोग, एक क्वेश्चन आपको ये भी याद हो गया। अब नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो आप सबको पता है, दांडी यात्रा जो गांधी जी के आश्रम से शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से, उसमें वेब मिलर थे, 79 लोग उसके अंतर्गत शामिल थे ना। अगला अगला वीडियो देखिए आप लोग। समाज के गरीब वर्ग में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अपना, समाज के गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। मेरे यहाँ पर सिविल एमपीपीएससी का एक बैच चलता है सिविल सेवा का, जिसमें कंटिन्यू 2 से ढाई घंटे में जीएस पढ़ाता हूँ, जिसका समय है 7 से 7:30 तक, 2.5 घंटे कंटिन्यू। एमपीपीएससी के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अभी इकोनॉमिक्स की क्लासेस मैंने शुरू की है ना, जो भी पीएससी वाले विद्यार्थी उनके लिए सेपरेट बैच है शाम को, जिसमें 2.5 घंटे मेरा जीएस चलता है। बफर स्टॉक बनाया जाता है तो उस दाम को भी क्या कहते हैं? तो बफर स्टॉक के बारे में पूछ रहा है। बफर स्टॉक का मतलब होता है कि आपातकाल के, पहले आपको पता होना चाहिए कि बफर स्टॉक जो होता है इसका मतलब क्या है। तो आपातकाल के समय जो पूंजी को अपन बचाते हैं उसको बोलते हैं बफर स्टॉक। क्या बोलते हैं उसको? बफर स्टॉक। तो देखिए आप लोग, बफर स्टॉक, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन भी दिख जाए और ये भी दिख जाए ना। समाज के गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है तो उस दाम को भी कहते हैं कम किया गया मूल्य, उचित मूल्य, जारी मूल्य या क्रय मूल्य। तो उसको बोलते हैं अपन जारी मूल्य। कौन सा मूल्य बोलते हैं? जारी मूल्य। बफर स्टॉक इकोनॉमिक्स शब्दावली है, अर्थशास्त्र जो मैं ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाता हूं। तो इसका मतलब होता है कि जो अपन आपातकाल में जो अपन पैसे बचा के रखते हैं, अभी कोरोना आ गया था, आपातकाल में देश के इनका जो पैसा था उसको सरकार ने कोविड के अंतर्गत लगाया था। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को देखिए आप लोग। पारंपरिक त्योहार पावलकूट, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं सभी विद्यार्थी को जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, त्योहार, उत्सव, लोक नृत्य, विविध के टॉपिक बहुत आ रहे हैं। अगर आप लोग ये कंप्लीट नहीं करोगे तो आप लोग पेपर में चीख मार दोगे। इसलिए मैं इनको बिल्कुल तरीके से इन्हीं टॉपिकों को लेकर मैं ऑफलाइन क्लासेस में जीडी के स्पेशल 2 ही भेजे, 7 से 10 और 10 से 1, है ना, उनमें इसके हिसाब से ही मैं पढ़ा रहा हूं। पारंपरिक त्योहार पावलकूट भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है अपना और मिजोरम से। कहां से संबंधित है? मिजोरम। पावलकूट भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये वहां की एक जनजाति भी बनाती है ना, एक कृषि होती है, कृषि के अंतर्गत ये जनजाति पावलकूट उत्सव बनाती है। और जब ये उत्सव बनाया जाता है तो कहा जाता है कि जो खेतों में से अनाज निकलता है तो उस अनाज को जब अच्छी मात्रा में निकलता है देवताओं को चढ़ाते हैं और एक उत्सव बनाते हैं। इसका संबंध आपस में पारंपरिक तरीके से मिलना, लोगों से संबंध बनाए रखना और लोग आपस में खुश रहे, इसलिए जनजाति के लोग इस पावलकूट त्योहार को मिजोरम में बनाते हैं। याद रखना क्वेश्चन है ये। इससे संबंधित देखो अपन क्वेश्चन ये नहीं लगा रहे हैं, अपन इससे संबंधित और भी चीजें पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग जब मुझसे पढ़ो तो ये क्वेश्चन तो पेपर में आ चुका है, हो सकता है कि अभी पेपर रिपीट ना हो, पर ये पेपर हो सकता है दूसरे पेपर में आ जाए आप लोग को। दूसरी चीज है अभी पावलकूट के साथ में आपको एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चन और मिल गए। देखिए अब अपन देखें यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन धानी प्राणी मार्सुपियल का उदाहरण है? धानी प्राणी का मतलब सबसे पहले समझ लो कि ये होता क्या है। जो धानी प्राणी की अगर अपन बात करें तो ये इसका मतलब आपको पता चल जाएगा, तो आप लोग इसका आंसर लगा सकते हो। धानी प्राणी का मतलब होता है शरीर के अंतर्गत पेट में खोल होती है जिसमें बच्चे को रखना। और आप सबको पता है कि ऐसा सिर्फ एक ही जानवर करता है जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है जिसका नाम है कंगारू। तो धानी प्राणी का जो उदाहरण है वो कौन सा है? आपका कंगारू है। तो ये क्वेश्चन अब आपको इसका मतलब भी पता चल गया, ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु उसका नाम क्या है? कंगारू है। याद रखना ना, ये किससे संबंधित है? तो धानी प्राणी से संबंधित है ये। अगला देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से, देखो क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान, चीन तक फैली है? बार बार बोल रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी जिसका कवर है, इतिहास जिसका कवर है, संविधान पूरा कंप्लीट है, वो बच्चा एसएससी जीडी के पेपर को छीन लेगा बिल्कुल। देखो मैथ्स से रीजनिंग सभी पढ़ रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैथ्स से रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट, अगर कोई बंदा एक भी क्वेश्चन में उलझ गया तो 60 मिनट का समय है आपके पास में। कोई सा भी अगर उसने लेवल का क्वेश्चन दे दिया ना तो ये मान लो पूरा का पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले अपन को उधर समय मैथ्स रीजनिंग में भी देना है, अपन को वो चीज भी कंप्लीट करनी है। तब पहले इनमें क्वेश्चन पढ़ा, आया तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ो। इनमें समझ लगा, पहले आप लोग को हिंदी और जीएस कवर करना है।
है ना, क्योंकि ये कम समय वाले क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करोगे 2 नंबर आएगा, इसमें कुछ नहीं करना, पढ़ना हो आ गया तो ठीक है, वरना आगे बढ़ो। देखिए, भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला का नाम है काराकोरम। क्या नाम है उसका? काराकोरम। सतपुड़ा तो मध्य प्रदेश में, वैसे ही आप लोग लगा लोगे। इसके बाद में नीलगिरी तमिलनाडु में है, अरावली राजस्थान में, जो राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई है। अगली कौन सी? काराकोरम। ये ही वो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है जिसकी भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है कैटू गाडविन। क्या नाम है उसका? कैटू गाडविन, जो पीओके में आती है, पॉक अधिकृत क्षेत्र, जिसकी ऊंचाई 86-11 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 86-11 मीटर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? K2। ये किस पर्वत श्रृंखला में आती है? तो ये आती है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। ये कहां पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। किस में आता है? तो ये पीओके में आता है। ये क्वेश्चन अपन और याद कर लिया, और सारी पर्वत आपको पता है, तो जो व्यक्ति अच्छे से पढ़ता है उनको सब चीजें तो ये पता चल ही जाती है। अगला, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी। मैंने कहा था कि इतिहास बता रहे हैं आपको, इतिहास हुआ, भारत का भूगोल हुआ। ये बार बार क्यों बोल रहा हूं मैं कि आप लोगों को अभी भी इनको पढ़ने के बाद में समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ना कैसे है, तो आपको समझ में आ जाए कि सर बोलते हैं कि इतिहास और ये कंप्लीट है, तो अपन इसके अंतर्गत अच्छे नंबर में आ सकते हैं। क्योंकि आप लोग देखो, मध्य प्रदेश पुलिस का जो रिजल्ट आया है, 74 पे लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, 77 पे ओबीसी में लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। 77 नंबर लाना, आज 100 में से 77 नंबर लाना, है ना, बड़ी बात तो नहीं है। अपने इंस्टीट्यूट से तो 80-80, 86-86, 82-82 नंबर लेके आए हैं बच्चे, लेकिन वो बच्चे काफी समय से पढ़ रहे थे, 1 साल उनको लगा था। देखो आप, छोटी सी बात है, पहली से दूसरी में आने में 1 साल लगा है, तो कोई नौकरी 1-2 महीने में नहीं दे देगा, मिनिमम 1 वर्ष से बच्चे को तैयारी करने में चाहिए। अब जैसे एसएससी जीडी चल रही है, तो आप इसका समय अपने पास 2 से 2.5 महीने है, तो उसके अंतर्गत अपन यही कर सकते हैं कि इन पेपरों को देखकर जो इस पे से ज्यादा पूछा है, इंडियन ज्योग्राफी, इतिहास, और ये अपन पढ़ सकते हैं, तो ये 2-3 महीने में बस इतना ही कवर हो पाएगा। तो आपको तो जीडी निकालना, तो आप इतना ही कवर कर लोगे तो आपको पेपर निकल जाएगा। देखो, मराठा छत्रपति शिवाजी जो थे, उनका छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया। मतलब छत्रपति शिवाजी को जो महाराज जो शिवाजी जी थे, तो उनको छत्रपति की उपाधि कब दी थी, कहां पर दी थी और किसने दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि छत्रपति शिवाजी, अगर अपन बात करें यहाँ पर मराठा वंश की, तो मराठा वंश के पहले शासक छत्रपति शिवाजी थे। क्या नाम था उनका? छत्रपति शिवाजी। उनके जो बेटे आए, उनके 3 बेटे थे, उनकी 2 शादी हुई थी, तो एक पत्नी से उनको 2 बेटे मिले थे। एक जो मिला थे संभाजी मिले थे, और एक मिले थे साहू, एक को में साहू, और अगली जो पत्नी थी उनसे राजा राम मिले थे ना। तो पर पहले जो राजा बने वो शिवाजी बने। शिवाजी के जो बेटा है उनका नाम हुआ आपका, जो शिवाजी के बेटे थे उनका नाम क्या था? आपका संभाजी था। संभाजी के बाद में कौन आए? तो उनके बाद में उनके जो भाई थे राजा राम थे। राजा राम के बाद में राजा राम की जो विधवा थी उनका नाम था ताराबाई था। ताराबाई के बाद साहू आए थे। ये 5 तो टोटल छत्रपति आए थे। छत्रपति शिवाजी आए, उनके बेटे संभाजी आए, उनके बाद राजा राम आए, राजा राम के बाद अपनी ताराबाई आई, ताराबाई के बाद साहू आए। इसकी वजह से मैं कहानी सुनाऊंगा कि कैसे क्या हुआ ये। इसके बाद में एक मराठा पेशवा, जो पहले पेशवा बने थे 6 नंबर के, उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद सबसे ताकतवर पेशवा थे बाजीराव प्रथम। उसके बाद बालाजी बाजीराव, जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी 14 जनवरी 1761 को। उसके बाद माधवराव नारायण आए, फिर बाजीराव द्वितीय आए थे ना। तो ये ऐसे करके मराठा वंश के 10-11 शासक जो आए थे, इनके बारे में मैंने आपको बताया। तो मैं आपको बता दूं, छत्रपति शिवाजी ने 1664 के अंतर्गत उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो रायगढ़ बनाई थी। राजधानी कौन सी बनाई थी उन्होंने? रायगढ़ बनाई थी। तो ये इनकी राजधानी में इनको कवि भूषण ने पहली बार छत्रपति के नाम से इनको सम्मानित किया था, है ना। कहा जाता है कि जब ये छत्रपति बने थे तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ के अंतर्गत इनकी राजधानी पे, वो हुआ था 1674 में। कब हुआ था राज्याभिषेक इनका? 1674 में। गंगभट्ट, बनारस के बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, जो संत थे, उन्होंने इनका राज्याभिषेक किया था। कहां पर किया था? रायगढ़। और उनको किस नाम से सम्मानित किया था? तो कवि भूषण ने इनको पहली बार छत्रपति कहा था। तो मराठा वंश के पहले शासक छत्रपति शिवाजी, मराठा वंश के अंतिम शासक बाजीराव द्वितीय। छत्रपति शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी थी रायगढ़ थी। इसमें कितने राजा आए थे? तो इसके अंतर्गत मराठा वंश में 10 राजा टोटल आए थे ना। आप लोग याद रखना, 10 राजा भी पूछ ले कौन सा, तो प्रथम महिला मराठा शासिका, तो आपको याद रखना ताराबाई। क्या नाम था उनका? ताराबाई था। ये क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत पूछे गए, और अभी अपन डेली देख रहे हैं कहां से क्या आ रहा है।
वैसे बाद में सतारा राजधानी लेके चले गए थे जो राजा राम आए थे, फिर राजा राम के बाद में वापस राजधानी सतारा से कहां गई थी, रायगढ़ आ गई थी। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना। पर इसका जो आंसर आएगा वो कहां पर आएगा, रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था और वहीं पर इनको पहली बार छत्रपति से कवि भूषण ने सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपना, उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। तो उस उपकरण का नाम है भैया बैटरी। क्या नाम है उस उपकरण का नाम, बैटरी। विज्ञान के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, है ना, बिल्कुल नॉर्मल। बाकी अपने इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेस में विज्ञान क्लासेस भी लग रही है ना, क्योंकि सब चीज अपन को लेके चलना है। तो इसका जो आंसर वो क्या आएगा अपना, बैटरी आएगा। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा, क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी। तो भारत में वो बोल रहा है कि अपन ने जो संसदीय प्रणाली ली है वो किस देश के संविधान से ली है। कौन सी प्रणाली ली है, तो ये लिखा संसदीय प्रणाली। तो भारत का जब अपन संविधान जो क्लासेस लग रही है, तो मैंने आपको पहले किया इंडियन ज्योग्राफी, भारत का संविधान और इतिहास। तो अपन ने कहा जाता है कि बाहर के जो भी देश है, जैसे मेरी कोडिंग है जहां से अपन ने तथ्य लिए थे, आबिद आज रुक जा अमेरिका को भारत का संविधान बनाना है, इस कोडिंग में पूरे वो देश आ गए जिनसे अपन ने कुछ तथ्य लिए थे। तो इसके अंतर्गत जो संसदीय प्रणाली अपन ने ली थी, ये ली थी अपन ने ब्रिटेन से। कहां से ली थी, ब्रिटेन। तो इसमें आयरलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो ये यूनाइटेड किंगडम में ही अपना ब्रिटेन आता है ना। आपको पता है यूके जिसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, 3-4 देशों से वहां के मिलकर बना है जिसको बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो संसदीय प्रणाली अपन ने या तो यूनाइटेड किंगडम आ गया तो ये लगाना है, और अगर ब्रिटेन आ गया तो आपको ब्रिटेन लगाना है। जैसे रूस से अपन ने क्या लिया, तो रूस से अपन ने मौलिक कर्तव्य लिया था। आयरलैंड से क्या लिया अपन ने, तो आयरलैंड से अपन लिया था नीति निर्देशक सिद्धांत। अमेरिका से क्या लिया अपन ने, मौलिक अधिकार लिए थे। ये मैं संविधान में सब दबा के पढ़ा रहा हूं बिल्कुल। अगला देखिए आप लोग, ये अगला पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन है, लोकतंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। तो ये इसके अंतर्गत जो 4 ऑप्शन है, तो बोल रहा कि इसमें से कौन सी अवधारणा है जिसको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो इसमें दिया, इसके लोगों के बीच संघर्ष, राजनीतिक असमानता का विचार। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा, राजनीतिक असमानता का विचार, है ना। आज जो खत्म हो चुका है वो यही हो चुका है कि राजनीतिक में असमानता का जो है विचार लोगों के बीच से क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। लोग अब खुद समझदार हो चुके हैं। 18 वर्ष का व्यक्ति अपना वोट डाल सकता है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं। अपना अनुच्छेद है 326। आज अपन ये मैं वोट डाल के आया हूँ, अभी पंचायत के चुनाव हुए थे, शाजापुर का जिले के ग्राम रनैल से मैं हूँ, और वहां पर जो गांव के अंतर्गत जो चुनाव हुए थे, तो ये जो मैंने चुनाव दिया पंचायत के, तो उसके अंतर्गत मेरा अधिकार था अनुच्छेद 326। उसकी वजह से मुझसे कोई ये नहीं पूछ सकता कि तुमने वोट किसको दिया था। ये अपना वोट छुपाने का अधिकार और साथ में आपको वोट देने का अधिकार बोलता है अनुच्छेद 326, है ना। इसलिए सब वोट दिया करो ताकि अपन किसी अच्छे व्यक्ति को चुने, है ना, वरना किसी ऐसे व्यक्ति को बिठा दें कि 5 साल की बात है, 5 साल में ऐसा नहीं हो कि वो कोई व्यक्ति नौकरी नहीं दे तो अपना 5 साल कैरियर खराब, आप ओवर एज ही हो जाओ, बाद में सूझ पड़े तुम्हें तो आपका सिस्टम ही खराब हो जाए। या तो सतह या सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये तो सभी को पता है किसान भाइयों को, इसको बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई क्या होती है आपको पता है, एक तो फुहारे वाली सिंचाई होती है जो सर्वाधिक महाराष्ट्र में चलती है, और एक होती है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई में क्या होता है, किसान एक छोटी सी नली वाला पाइप रहता है उसको बिछा देता है पौधों के पास, और पौधों में एक एक बूंद उसके अंतर्गत डलती रहती है ताकि सिर्फ वो बूंद क्या है, जड़ तक जाती है। आपको पता है सबसे अच्छा इसमें क्या होता है, पानी का जो होता है, जहां पर पानी की मात्रा कम होती है वहां पर ये सिंचाई सबसे अच्छी है। जैसे आज अपन गेहूं के अंतर्गत बोते हैं, तो गेहूं में कितनी जड़ होती है, गेहूं में इतनी सी जड़ होती है मात्र। अब इतनी सी जड़ के अंतर्गत जो अपन पानी फेरते हैं पाइपों से, तो वो तो इतना गीला कर देता है, तो नीचे तक उसको चाहिए नहीं, इतना चाहिए। एक फुहारे वाली जो होती है, पानी जब ऊपर जाके नीचे आता है तो यूरिया का निर्माण करता है, वो वाले गेहूं बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सब किसान भाइयों को पता होगा। ड्रिप से सिंचाई का होता है जिसमें बूंद बूंद पर के पानी जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली। देखो पहले शब्द आ गया पाली, तो जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो समझ ही गए होंगे
मैंने आपको बताया था कि सबसे प्राचीन भाषा का नाम संस्कृत, संस्कृत का रूपांतरण हुआ पाली में, पाली का रूपांतरण प्राकृत में, प्राकृत का रूपांतरण अपभ्रंश में, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी। 5 भाषाओं के बाद अपनी एक भाषा आती है हिंदी। सबसे पहले संस्कृत, ऋग्वेदों की भाषा संस्कृत, प्राचीन भाषा संस्कृत, वेद किसमें लिखे गए संस्कृत। उसके बाद आई पाली, पाली भाषा का संस्कृत का वर्तमान रूप है पाली, है ना। यह संस्कृत की आदि भाषा, आदि जननी किसे कहा जाता है, पाली को कहा जाता है। पाली भाषा सम्राट अशोक की भाषा थी और गौतम बुद्ध की भाषा थी पाली, जिन्होंने उनका सबसे बड़ा ग्रंथ त्रिपिटक लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, पाली में। इसके बाद आई प्राकृत, जो भगवान जैन धर्म की जो भाषा थी महावीर स्वामी की, वो कौन सी थी, प्राकृत थी। इसके बाद अपभ्रंश आई, अवहट आई, अब क्या आई, हिंदी आई। आज अपना जो भारत है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 और 8 को मिलाकर टोटल अपन क्षेत्र देखेंगे 36। इन 36 में से मात्र 10 ऐसे हैं जिसके अंतर्गत क्षेत्र जिसमें अपनी हिंदी बोली जाती है। भारत के 28 राज्य में से 9 राज्य में हिंदी बोली जाती है और एक राज्य में आपका जो एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें हिंदी बोली जाती है, दिल्ली। बाकी 9 राज्य ऐसे जिसमें क्या बोली जाती है, हिंदी, और एक केंद्र शासित। टोटल 10 राज्यों को मिलाकर, 10 क्षेत्र को मिलाकर क्या बोली जाती है, हिंदी। जिसमें 9 तो क्या आ जाएंगे, आपके राज्य आ जाएंगे और एक क्या आ जाएगा, आपका केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा। अपने पूरे भारत में गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, केरल के अंतर्गत आपकी मलयालम, तमिलनाडु के अंतर्गत तेलुगु तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, जो अपना जम्मू कश्मीर में उर्दू बोली जाती है, नागालैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। हर राज्य में अलग अलग भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो भारत के सिर्फ 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हिंदी बोली जाती है और भारत की 43% जनता हिंदी बोलती है। 100 में से कितने लोग हिंदी बोलते हैं, 43% लोग हिंदी बोलते हैं। आपको पता है जब अंग्रेज भारत में आए थे ना, जॉर्ज ग्रियर्सन को हिंदी का जनक कहा जाता है। अंग्रेजों के समय जो भारत में आए थे, उन्होंने भारत में 5 तो उपभाषा और 18 बोली बता के गए थे, 5 उपभाषा और 18 बोली। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जब आ गए थे ना, तो अंग्रेजों को ऐसा लगा था कि अब हमारा बंदा आ गया है, अब हमें चुटकी में हिंदी सिखा देगा। उस बंदे ने 5-10 साल तक कंटिन्यू अंग्रेजों को हिंदी पढ़ाई। देखो अब मैं हूं यहाँ पर, तो मेरे वाले जो क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पर, मालवी जो मेरे क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, वो मेरी भाषा को समझ जाएंगे। लेकिन यही लोग अगर अमेरिका पढ़ेंगे, ये लोग अगर दिल्ली पढ़ेंगे, ये लोग महाराष्ट्र तमिलनाडु पढ़ेंगे, तो इनको भाषा समझ में नहीं आएगी। आजकल लैंग्वेज भी तो समझ में आती है, बंदा बोल क्या रहा है। अब सोचो, अपन उनको इंग्लिश हिंदी सिखाते थे तो अपनी भाषा ना तो उनको समझ में आती थी, ना ही उनकी भाषा अपन को समझ में आती थी। तो उन्होंने अपने जॉर्ज ग्रियर्सन नामक अंग्रेज को बुलाया और उसने बेचारे 5-10 साल तक दबा के हिंदी पढ़ी, सुबह शाम, ना कभी दिन देखा ना रात देखी, और हिंदी तैयार कर ली। और सभी अंग्रेजों को बोल दिया तुम भी आओ, 5-10 साल उनको दबा के हिंदी पढ़ाई। अब हिंदी पढ़ने के बाद अंग्रेजों को लगा कि अब हम भारत पे अच्छे से अधिकार कर सकते हैं। इतनी हिंदी पढ़ी इन लोगों ने, इसके बाद भी बस एक ही शब्द सीखे हो, नमस्ते, बस इसके बाद उनको कुछ नहीं आता था। जब ये लोग भारत के अलग अलग राज्यों में गए ना, तो इनका और दिमाग खराब हो गया। इनका दिमाग कैसे खराब हो गया, क्योंकि भारत के पूरे राज्यों में तो हिंदी बोली नहीं जाती है। ये महाराष्ट्र में गए तो वहां तो जो आला रे आला, देवा रे देवा, तो जो चीख मार के भागे। साउथ में चल गए, झुकूंगा नहीं साला। तो ये इस टाइप से जब भाषाएं बोली ना अलग अलग राज्यों में, तो इनको लगा कि साला अपन भारत में है कि है कहाँ। सब वापिस एक हुए कि वो साउथ में तो वो झुकूंगा नहीं साला, वो ऊपर वो जो है कि वो अब्दुल कादरी ने अलग बोल रहे हैं ना, पता नहीं क्या चल रहा है, सिस्टम है काम। अब जॉर्ज ग्रियर्सन को फिर पकड़ा कि अब ऐसा करो, तुम जहां जहां हिंदी बोलते हैं वहां जाओ। तो फिर ये हिंदी भाषा में गए, तो इन गधों को फिर नहीं पता चला, क्योंकि अपन भी आज हिंदी नहीं बोलते। अपने मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। भारत में 9 राज्य में हिंदी बोली जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हिंदी बोली जाती है, 2 राज्य तो ये हो गए। इसके बाद में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, 4 राज्य हो गए। इसके बाद बिहार और झारखंड में बोली जाती है, 2-4-2-6 राज्य हो गए। फिर राजस्थान हो गया 7वां राज्य, 8वां राज्य आपका हिमाचल प्रदेश हो गया और 9वां राज्य हरियाणा हो गया। तो ऐसे 9 राज्य में अब जब ये मध्य प्रदेश में घुसे, तो मध्य प्रदेश में पहुंच गए गाँव में, रणैल में। आपको पता है कि अपने यहाँ तो गांव पे तो वैसे प्योर देसी बोली जाती है। तेरी ऐसी की तेजी कर दूंगा, तेरे कक्कू मेरी मेर फाड़ के तेरे कक्कू समझा लेना, मैं हालत खराब कर दूंगा तेरी, अंडरस्टैंड बोल रहे हैं यहाँ पर। तो हिंदी तो बोलते ही नहीं, अपन तो बोली बोलते हैं, है ना। हर घर की बोली अलग है। तो फिर ये भागे, साला ये क्या बोला, ये जो गए वहां रणैल में, वो खमलाए में, वो गद्दी खेड़ी मोहनपुर में, वो सेवदा में, वो माओवाटी वाला जो है अपना भावखेड़ी में, वहां तो भाषी अलग बोल रहे, वो संजू अलग बोल रहा, वो नरेंद्र वर्मा अलग बोल रहा, वो क्या नाम है,
सुशील अलग बोल रहा है। तो ये सब जो बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आया, इनका दिमाग खराब हो गया तुम्हारी कसम। ये आधे तो टेंशन में वे भाषा के चक्कर में भाग गए यहाँ से, है ना। और जो बच गए थे इनको अपन ने दोचा, अपन ये सुना अंग्रेज आए, कभी सुना अंग्रेज गए यहाँ से, मारा लगता घसीटा लगता इनको, कुछ भूरियों को रख लिया था, बाकी सब भाग गए थे। देखिए आ जाओ इधर, अपन पढ़ क्या रहे थे, तो अपन पढ़ रहे थे जीएस। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गए, है ना। हिंदी मैंने एमए किया है, हिंदी मेरा अच्छा सब्जेक्ट है, दरोगा की हिंदी पढ़ाता हूँ जो आती है 70 नंबर की। देखो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल्य ग्रंथ है। तो जो पाली है ना, ये वैसे मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म का मूल्य। देखो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से याद है तो आप ये ऑप्शन भी नहीं देखोगे, आपका वैसे ही खुलेगा। और ये जो ज्ञान है ये कोई देख के नहीं, अब ये जो बताया चलो ठीक है ये अपन ने देखा, लेकिन ये जो अंदर का देखा ये तो कुछ देखा नहीं होगा, कहां से कहां में पहुंच गया। तो आपको एक्स्ट्रा चीज भी तो मिल रही है, ध्यान देना। बहुत मेरे बिल्कुल रग रग खून खून में, मेरे में खून तो है ही नहीं साला, जीके फंसा है पूरा, इसलिए चूस लो पूरा, मतलब जीके है ना। खून इसलिए किसी को देते ही नहीं हूँ, मेरे पास बहुत फोन आते रक्तदान कर लो, मैं साले क्या जीके हिल लेगा, कोडिंग ही हिल ली मेरी। ये दागू सिंह जो कुआरा सोती मेरा काशी आकाश में पीके नाचा, तो मैं तुम्हें कोडिंग ही चली गई, है ना। इसलिए थोड़ा दिया करो, खून देना अच्छी बात है, लेकिन जो बेरोजगार लोग हैं अभी वो दो। अगला लोक नृत्य घूमर। अब देखो घूमर नहीं है ये घुमरा है, लोक नृत्य कौन सा, ये घुमरा। अगर घूमर आता तो अपन क्या लगा देते, राजस्थान लगा देते, पर ये लोक नृत्य कौन सा है, आदिकांश है। देखो ये पेपर वाले भी मुझे थोड़े ऐसे ही दिख रहे हैं, इसमें अगर राजस्थान लगाते ना तो 100% बच्चा राजस्थान लगाता है इसमें, पर उसमें राजस्थान तो ऑप्शन ही नहीं दिया, जबकि कायदे में राजस्थान ऑप्शन देना था। घूमर जैसे राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारे लोक नृत्य, बड़े फेमस लोक नृत्य है राजस्थान में। अपन बात करें वहां पर तो वहां सुई सीनी है, तेरा ताली है, घूमर है। जो राजस्थान की बात करें अपन, क्योंकि राजा महाराजाओं का गढ़ था वहां पर वैसे भी, है ना। और जितने भी घूमर वहां का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है ना। एक मूवी भी आई थी घूमर, घूमर डांस भी करता है ना। वो ततर ततर की फिल्म थी शायद, है ना। वो ततर ततर कौन है, रणवीर सिंह की मूवी थी ना घूमर, उसमें एक गाना आता है घूमर। देखो तो इसका आंसर आएगा ओडिशा। क्या आएगा आपका, ओडिशा। क्या आएगा, ओडिशा। घूमर किस भारतीय राज्य से संबंधित है, घूमर कहाँ का है, ओडिशा का है। अब देखो वैसे भी अच्छी बात है कि झारखंड, असम, इसलिए मैंने क्या है पूरा मैं दबा के इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, पूरे राज्यों के लोक नृत्य सब मैं तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल नाच नाच के डांस कर करके पढ़ाता हूँ लोक नृत्य तो मैं, है ना। पर ऑफलाइन में यहाँ क्या एक दायरा होता है, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, है ना। लोग बहुत सारे देखते हैं, हमारे पिताजी मेरे वीडियो देखते हैं, तो मैं इसमें क्या है कि दायरे में रहता हूँ। ऑफलाइन के अंतर्गत मैं बिल्कुल दबा के लेता हूँ क्लास। देखिए सोच भी सही रखो आप लोग, बहुत सारों की तो सोच भी खराब है। मैं बोलता हूँ दबा के लेता हूँ तो लोग क्या सोचते हैं। देखिए बाराबाती, अब बाराबाती से वैसे याद आ जाएगा, बाराबाती नाम सुना तो बाराबाती एक स्टेडियम है। बाराबाती क्या है, क्रिकेट स्टेडियम है। और बाराबाती कहाँ पड़ेगा, कटक पड़ेगा। कटक कहाँ पड़ेगा, ओडिशा में पड़ेगा। आपको पता है कटक ओडिशा में 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का, है ना। तो अपन देखा बाराबाती किला, अब ये किला भारत के किस राज्य में, तो इसमें वैसे मैंने आपको पहले बता दिया, इसका आंसर क्या आएगा, ओडिशा आएगा। बाराबाती स्टेडियम है। अब आपको एक चीज और याद आ गई, बाराबाती क्या है आपका, तो एक किला भी है। कहां पर पड़ेगा, ये ओडिशा में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका गति। देखो गति से आपके दिमाग में आ गया होगा न्यूटन का नाम, है ना। पहले ही क्वेश्चन दे दिया, यहीं से आपके दिमाग में, मतलब पहली कुछ चीज पकड़ लो आपको समझ आएगा। गति का नियम ही पूछा होगा इसमें। देखो गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। मतलब आप लोगों ने नियम पढ़े होंगे विज्ञान के अंतर्गत, मैं विज्ञान बहुत बढ़िया पढ़ाता हूं। अगर कोई बंदा अग्निवीर अग्निपथ तैयारी कर रहे हैं तो उसमें काफी विज्ञान आता है 15-20 नंबर का, तो आप लोग क्लासेस ले सकते हो। मेरी विज्ञान क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही है। अब इसमें दिया गति का जो नियम है, पहला बल दूसरा बल जो बताया, तो आपको पता है कि पहला गति के इनकी 1687 में पुस्तक थी द प्रिंसिपिया में, उन्होंने गति के 3 नियम के बारे में बताया था। जो बल होता है, बल के बारे में बताने वाले कौन थे, न्यूटन थे। उनके 3 नियम थे। पहला नियम था कि अगर कोई वस्तु ग्रह अवस्था में तो उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, है ना। जब तक कोई, जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो अगर गाड़ी चल रही तो कोई दिक्कत, किसी ने आके उसमें बीच में ब्रेक लगा दिया तो बंदा अचानक से जब ब्रेक लगता है तो व्यक्ति आगे की ओर आता है, तो ये न्यूटन का प्रथम नियम। चलती हुई गाड़ी के अंतर्गत कोई व्यक्ति अचानक से ब्रेक लगाए तो व्यक्ति कैसा आता है, आगे की ओर आता है, न्यूटन का प्रथम नियम। गाड़ी रुकी हुई है, किसी ने अचानक से गाड़ी खींच दी तो व्यक्ति पीछे की ओर चला गया, है ना। जैसे कोई गधे बैठा है, गधा अच्छा खासा खड़ा है,
बैठ गया, उसको गधा एकदम चीख मार के भाग जाए तो सट लगे पीछे की ओर फेंका जाएगा। तो न्यूटन का कौन सा नियम है? प्रथम नियम है ना, पहला नियम जो आपने पढ़ा होगा। एक दूसरा आता है जो संवेग के सिद्धांत पर आधारित है। संवेग के सिद्धांत में क्या होता है, जिस दिशा में जैसी दिशा होती है, पहला नियम और दूसरा नियम एक ही होता है, जिसको जड़त्व या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जितना दिशा, जैसे क्रिकेट में अभी मैच चल रहा है, जैसे अपन हार गए आज, वैसे आपको पता है इंग्लैंड जीत चुकी है, पाकिस्तान को हरा दिया है, और वैसे इंग्लैंड के अभी अपने प्रधानमंत्री भी अपने भारत के बने हैं। तो वैसे भी ये मानो कि अभी भारत, ब्रिटेन जीत गई मतलब इंग्लैंड जीत गई, मतलब भारत जीत गया है ना, क्योंकि वहां के अभी जो पीएम है वो अपने भारत के हैं, जो शशि जी है, तो अपन को टेंशन ही नहीं है वहां पर। अब देखिए आप लोग, पहला नियम, अभी जैसे क्रिकेट में मैच चल रहा, तो जैसे किसी खिलाड़ी ने शॉट मारा, एकदम छक्का मारा, तो जैसे वो कैच होने वाला है तो व्यक्ति सीधे ऐसे ग्राउंड में खड़ा नहीं रहेगा। जैसे कैच, जैसे मेरे पास गेंद आ रही है तो मैं बोलूंगा ले आजा, ले आजा, ऐसे करूंगा, बैठ जाऊंगा, लेट जाऊंगा, ऐसे यूं कर लूंगा, ले आ, ऐसा करूंगा नहीं। आपको उस दिशा में जाना पड़ेगा, गेंद के पास जाना पड़ेगा। गेंद है तो ऐसे, हाथ है तो ऐसे नीचा करना पड़ेगा, उसकी दिशा नापनी पड़ेगी, मैं हाथ कितना लेके जाऊंगा। ऐसे कैच लेते हैं खिलाड़ी का, वैसे टप्पा खा के गेंद नीचे गिर जाएगी ऐसे, तो है ना। तो इसको बोलते हैं संवेग। जैसे कोई बच्चे को उछालते हैं तो वो आपरूप हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने कहा था कि इतना ऊपर से गेंद आ रही तो इतना हाथ को नीचे लेके जाओ। जैसे कि कोई बच्चे को उछाल रहा है, आप किसी ने बच्चे को उछाल दिया एकदम, अब आपके दिमाग में नरेंद्र सर खुल गया कि सर ने कहा था जितना ऊपर उतने नीचे, तो आप लोग उसको जैसे बच्चा है दबोच दो, नीचे पटक दो, है ना, ऐसा नहीं करना है अपन को, है वो आपरूप ही हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, दूसरा नियम है। तीसरा नियम है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना। एक चीज अगर आगे जाएगी तो दूसरी पीछे जाएगी। जैसे तैरना, तैरने में आप लोग देखो, हाथ को अपन जैसे पीछे करते हैं तो अपन आगे चले गए, आप हाथ को आगे चल कर दोगे तो आप पीछे चला जाएगा। बंदूक देखो, जैसे बंदूक से गोली का चलना, जब अपन बंदूक लगाते हैं ना, गोली करते हैं तो एकदम अपन को धक्का लगता है। जैसे मेरा छोटा भाई लेकर आता है बंदूक, मेरा छोटा भाई पुलिस में, उसमें इतना वजन होता है कि अपन जैसे लूल, अगर ट्रेनिंग नहीं हो ना, सही बता रहा हूं मैं आपको, जैसे ही बंदूक चली तो गोली जितनी दूर जाएगी उतनी दूर, इतना धक्का लगता है, आपको फेंका जाएंगे, है ना, धक्का सा लगता है। यहाँ पर आप मूवी में देखते हो, बंदूक पीछे जाती है, किसी लड़की ने बंदूक मार दी कोई, तो यूं करके वो एकदम पीछे हाथ करेगी, अलग करेगी, पता नहीं कहां से चीज सीखी। तो एक क्रिया का आगे, क्रिया का प्रतिक्रिया मतलब विपरीत क्रिया का होना, ये कौन सा नियम कहलाता है? न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है अपन एक बार वो देख लेते हैं थोड़ा सा। गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ की तुलना पहले पर वापस बल लगाती है? तो ये न्यूटन का कहता है आपका गति का नियम। कौन सा नियम? देखो इसमें दिया न्यूटन का गति का तीसरा नियम, बिल्कुल। तो इसके अंतर्गत जो नियम आएगा कौन सा आएगा? न्यूटन के गति का तीसरा नियम आएगा, है ना। ये आप लोग संवेग, दूसरा तो संवेग ही हो नहीं सकता, गुलाम तो अलग है, स्टीफन का तो है नहीं, न्यूटन है गति के, है ना। ये वही व्यक्ति जिसमें अपने बचपन में कहानी सुनी है, सेब, है ना, जो सेब के झाड़ के नीचे बैठे हुए थे, ये एक सेब इनके माथे पे गिर गया था, जैसे ही माथे पे गिरा तो उनका वैसे पे दिमाग खराब था, क्योंकि ये कई पेपर चल रहे थे, इनके लास्ट पेपर बचा था, ये 5-10 मिनट क्लास में लेट हो चुके थे। अब जैसे इनको क्लास के अंदर लेट हो गए, भगे हुए आए थे, तो इनको मास्टर साहब ने क्लास से बाहर भगा दिया, हाथ पैर जोड़े कि बाबूजी मेरा लास्ट पेपर है, बिठा लीजिए। मास्टर साहब प्रभु करके पैर पकड़े, लाद दी, फिर भी नहीं माना, भगा दिया उनको। तो अब बंदे का लास्ट पेपर हो, कोई पेपर चल रहे होंगे, अब लास्ट पेपर 4-5 पेपर दे दिए, लास्ट पेपर है, भगा दे, तो घर वालों को क्या देंगे जवाब? तो वो बंदा इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था कि एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, वृक्ष का नाम था सेब का। तो एक सेब आके जैसे ही पड़ा तो इनका दिमाग घूम गया कि ये साला ये नीचे क्यों आया। फिर दूसरा पड़ गया कि नीचे क्यों आया, झाड़ पे चढ़ गए, झाड़ को हिला रहे हैं, सब नीचे आ रहे हैं, चिल्ला रहे, ओ ये देखो ये इधर आओ रहे, नीचे आ रहा है। तो उनको पागल हो गए, पेपर मैंने बिठाया तो इनको लोगों ने पागल घोषित कर दिया था। पर ये हर चीज को ऊपर फेंकते थे, चलते गए 2-3 दिन तक कंटिन्यू, पत्थर फेंका, गेंद फेंकी, सब उछाला, सब नीचे आ रहे थे। तब जाके इन्होंने अनुमान लगाया था कि पृथ्वी में कुछ ऐसा पदार्थ है जो हर चीज को अपनी ओर खींचता है, जिसको बोलते हैं अपन जड़त्व। क्या बोलते हैं? जड़त्व। 9.8 किलोमीटर प्रति रफ्तार की ओर से कोई भी चीज पृथ्वी अपनी ओर क्या करती है? खींचती है। इसको क्या बोलते हैं अपन? जड़त्व। इसको बोलते हैं बल, बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, जो नीचे की ओर आना। और एक होता है पलायन वेग, जो 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से किसी भी चीज को अपन ने ऊपर फेंक दिया तो उसका बाप भी पृथ्वी पर नहीं आएगा, वो अंतरिक्ष में पहुंच गया। पर इतनी स्पीड होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। ऐसा नहीं कि आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, तेरी तो पकड़ तो इसको पलायन भेजते तब नीचे नहीं आएगा, पकड़ के ना आपने जिद्दी गया तो वो आ गया नीचे, टपक गया, दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा स्पीड होनी चाहिए ताकि वो रॉकेट इसी रफ्तार में जाते हैं। देखो रिपब्लिक, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसमें दिया अरस्तु, तो अरस्तु तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सभी को पता है कि जो अरस्तु थे ये इनकी अपन बात कहते हैं तो अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी थी, प्राचीन अर्थशास्त्र अपन बात करें तो एक आएगा इमानुएल कांट, एक आएगा प्लेटो और एक आएगा सुकरात। तो ये रिपब्लिक पुस्तक के जो लेखक थे वो ये थे प्लेटो। क्या नाम था उनका? प्लेटो, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 2015 में निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष स्थान? जब भी बैडमिंटन का नाम आता है तो अपने दिमाग में एक ही का नाम खुलता है, उनका नाम है साइना नेहवाल। क्या नाम है उनका? साइना नेहवाल सबसे ज्यादा। अगला दिया जनवरी 2019 तक सार्क, देखो सार्क जैसे याद आ गया तो आपको याद होना चाहिए जैसे ये अपना भारत है, आई लव यू टू भारत बीच बीच में बोला करो, है ना, अपना भारत है। तो इस सार्क एक संगठन है जिसमें भारत के 8 भारत के जो पड़ोसी देश है आपस में, पड़ोसी देश जो होते हैं एक संगठन मतलब आपस में मिलकर काम करना। जैसे आज अपने घर पे, मेरे घर पे जैसे तेल खुट गया, एक गिलास तेल, तो मैं परिवार में दूसरे के यहाँ से एक गिलास तेल भर लाऊंगा, कल तुझे दे दूंगा। तो अगर किसी अपने पड़ोसी देश में कुछ सामान खुट जाएगा तो अपन उसके पास सामान लेके आ जाते, यार 2 बोरे शक्कर दे दे यार, बांग्लादेश में तुझे कल लौटा दूंगा। चाइना से बोले यार 2 थैले गुड़ दे दे यार, है ना। अपन पाकिस्तान गए यार 2 बोरे बम दे दे यार, अभी दीपावली आ गई। तो अपन आपस में सामान वामान लेना वेना जो करते हैं तो ये सब क्या कहलाते हैं? अपने संगठन कहलाते हैं। तो अपने भारत के टोटल जो पड़ोसी देश है, वैसे पड़ोसी देश अपने 7 है, पर ये 8 देशों का संगठन है। मेरी कोडिंग भी इसकी बचपन में एमबीए किया, एमबीए करके बन गया आईपीएस। इसकी जो कोडिंग है वो क्या है? एमबीए करके बन गया आईपीएस, बन गया आईपीएस। तुम्हारी कसम इसमें जितने भी सार्क के देश से आ गए, ये तो नॉर्मल है। सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। इसमें देश कितने हैं? टोटल 8 है। कितने देश है इसमें? टोटल 8 है। वर्तमान में जो सार्क है, सार्क के जो अध्यक्ष है उनका नाम है सालारोवन। नाम भी क्या है? सालारोवन। अपन गाल बकते हैं सालारोवन, उठ सो रहा है सालारोवन। सार्क के वर्तमान 2022 के अध्यक्ष, याद रखना। एमबीए करके बन गया आईपीएस, एमबीए करके बन गया आईपीएस। ये क्या है? अपना सार्क संगठन है और इसके क्या है? देश है। एमबीए करके बन गया आईपीएस, एमबीए करके बन गया। 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। मालदीव आएगा, भूटान आएगा, अफगानिस्तान आएगा, बांग्लादेश आएगा, नेपाल आएगा, इंडिया आएगा, पाकिस्तान आएगा और अपना जो एस आएगा इससे आएगा आपका, देखो एमबीए करके बन गया आईपीएस। एस से बनेगा श्रीलंका, एस से क्या बनेगा आपका? श्रीलंका। देखो एमबीए करके बन गया आईपीएस, है ना। अब अपन ने इसके अंतर्गत देखा कि ये अपने जो देश है टोटल वो कितने? सार्क के सदस्यों की संख्या कितनी है? टोटल 8 है। इसमें 8वां देश है वो है आपका अफगानिस्तान। क्या नाम है उसका? अफगानिस्तान, याद रखना। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? सार्क के महासचिव कौन है? तो ये 2019 का पूछा है। मैंने आपको अभी वर्तमान का बता दिया है, जो सालारोवन है ये कौन सा बता दिया? सालारोवन ये अपने बता दिया 2022 का। 2019 के जो है उनका नाम था अबुल हसन के सिंह, अमजद हुसैन भी, याद रखना ये पाकिस्तान के थे 2019 में। अमजद हुसैन भी रियाल, ये कहां के थे? तो ये कहां के थे? पाकिस्तान के थे, याद रखना आप लोग, है ना। क्वेश्चन पेपर में आ जाए। और अभी का वर्तमान का पूछ लिया तो मैंने आपको बता ही दिया है वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में सालारोवन है, सालारोवन है ना, याद रखना इसको। किस संगठन को 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। किस संगठन को 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो मैं पहले आपको आंसर बता दूं। वैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो एक ही संगठन है जिसको 3 बार पुरस्कार दिया, उसका नाम है रेड क्रॉस। संगठन का नाम क्या है? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस ही ऐसा संगठन है जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। किसकी स्थापना की थी? रेड क्रॉस की स्थापना करने वाले कौन थे? हेनरी ड्यूरेंट थे। अब इसको 3 बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो होता है आपका 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। 4 साल तक विश्व युद्ध चला था। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो इस विश्व युद्ध में जिन लोगों को लग गई थी, किसी का हाथ टूट गया, कोई चिल्ला रहा, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी का कान उखाड़ दिया, वो चिल्ला रहे थे, तो ऐसे लोगों को इन्होंने बचाया था। तो इनको सन 1917 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दे दिया था, प्रथम विश्व युद्ध में जो काम किया था। फिर सेकंड विश्व युद्ध हुआ भैया,
1 सितंबर 1939 को सेकंड विश्व युद्ध हुआ, जो कम से कम 6 वर्ष चला था, 61 देशों ने भाग लिया था, और 2 सितंबर 1945 को यहाँ विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो फिर उन लोगों की जान बचाई युद्ध के अंतर्गत, तो इनको 45 में खत्म हुआ। अब देखो पहला वाला 18 में खत्म हुआ था, एक साल पहले दे दिया, तो इनको एक साल पहले मिल गया था 1944 में। कब मिल गया था? 1944 में। इसके बाद इनको तीसरा जो मिला था वो मिला था 1963 में। कब मिला था? 1963 में। तो इनको 3 बार नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया था। संस्थान का नाम क्या है? रेड क्रॉस। तो इसमें अपन ऑप्शन देखो, इसमें पहला ऑप्शन दिया है संयुक्त राष्ट्र, अगला ऑप्शन दिया होगा, देखो ये आ गया रेड क्रॉस। संस्थान का नाम क्या गया? रेड क्रॉस अंतरराष्ट्रीय समिति। विश्व बैंक का अंतरराष्ट्रीय, इसका आंसर क्या आएगा? रेड क्रॉस। इसको कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला? 3 बार। देखो आपको एक्स्ट्रा चीज भी याद हो रही है ना, एक्स्ट्रा चीज भी आपको याद हो रही है। मतलब इस वीडियो को देखने से पुराने क्वेश्चन नहीं, आपको आने वाले क्वेश्चन उसका पूरा का पूरा विस्तार में आपको संपूर्ण पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, है ना। देखिए आप लोग अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। नेपाल की सबसे लंबी नदी, नेपाल की अगर अपन बात करें सबसे लंबी नदी का नाम है, तो सभी को पता है कि नेपाल की जो सबसे लंबी नदी है, तो नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम घाघरा नदी है। क्या नाम है उसका? घाघरा। और घाघरा को कोरिला या कर्नाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत में 2 नदी आती है नेपाल से, एक तो आती घाघरा और एक आती गंडक आती है, गंडक और एक घाघरा। तो इसमें दिया होगा, देखो घाघरा का नाम दिया है इसमें कर्नाली नदी। क्या नाम दिया उसका? कर्नाली। कर्नाली नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना इसको, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? पोलियो वैक्सीन जो है, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो जोन्स सॉल्क, जॉन नेस, अल्बर्ट साबिन या लुई पास्टर। तो सभी को, विद्यार्थी को पता है कि पोलियो का जो, ये इसका आंसर नहीं है, आपको मैं पहले ही बता दूं वरना आप लोग इसको कर ले। पोलियो का जो आविष्कार किया था, अगर इनकी अपन बात करें तो उन व्यक्ति का नाम था, एक तो देखो पोलियो का आविष्कार करने वाले जिनका नाम था, उनका नाम था, आप लोग सभी को पता है, जॉन्स सॉल्क। क्या नाम था? जॉन्स सॉल्क ने पहली बार किसका आविष्कार किया था? पोलियो का आविष्कार किया था। आप लोग इसको याद रखना, है ना। अगला देखिए, 1993 में WTO कृषि समझौता किस राउंड में हस्तांतरित हुआ? 1993 में WTO कृषि समझौता किस राउंड में हस्तांतरित हुआ? तो उरुग्वे राउंड में तो बिल्कुल हुआ था, ये समझौता हुआ था, किस राउंड में हुआ था? उरुग्वे राउंड में हुआ था। याद रखना, उरुग्वे ने 1930 में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप को जीता था, है ना। फीफा, है ना, जो फीफा विश्व कप होता है फुटबॉल का सबसे बड़ा, उसको इन्होंने जीता था। अगला है इसके अंतर्गत क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीजल का उदाहरण है, डीजल का संघनन, वाष्पीकरण, अवक्षेपण या निस्तारण। तो ये पूछा कि भैया जो डीजल है ये किसका उदाहरण है? किसकी बात करें अपन? डीजल कि डीजल क्या है, किसका उदाहरण है? तो ये आपका आएगा यहाँ पर अवक्षेपण का। किसका उदाहरण है आपका? अवक्षेपण का। डीजल किसका उदाहरण है आपका? तो डीजल है आपका अवक्षेपण का। एक क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप लोग देखिए, मुझे थोड़ा लग ही रहा है इसमें डाउट है, ये वाला है, ये पोलियो का। मैंने आपको जो बताया ना, पोलियो का आविष्कार साल्क ने किया था, पर इसमें क्वेश्चन दिया ओरल, तो ओरल पोलियो का आविष्कार अल्बर्ट साबिन ने किया था। ये की क्वेश्चन हो गया, आप इसको लिख लेना अगर नोट्स बना रहे हो तो। इसको पोलियो का आविष्कार तो साल्क ने किया था, पर ओरल पोलियो आ जाए तो आपको अल्बर्ट साबिन लगाना। तो इसका आंसर ये नहीं आएगा, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा अल्बर्ट साबिन आएगा, ध्यान देना आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें 1993 में WTO, इसका जो आंसर तो उरुग्वे हो ही गया था, ये अपन ने पढ़ ही लिया था। डीजल का क्या हो गया आपका? अवक्षेपण हो गया। और लास्ट क्वेश्चन आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते? मैंने अभी आपको बताया ही था ऊपर कि अगर बैडमिंटन आ जाए तो आपको साइना नेहवाल आ जाएगा। और देखो मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका के तैराक है ना, जिन्होंने 28 स्वर्ण पदक जीते, उनका नाम दिया होगा इसके अंतर्गत, ये दिया माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, और टोटल गोल्ड कितने जीते हैं? 28। कहाँ के हैं ये? तो भैया आपको पता है ये इतने खतरनाक तैराक है कि इनको वहां के कोई सा भी ऐसा मेडल नहीं है कि जो इनके पास में नहीं है, गोल्ड के बाद में भी, है ना। और इनको 10 साल्क के नाम से भी जाना जाता है ना, जो मछली होती है, सार्क मछली होती है, उसके नाम से इनको जाना जाता है। देखिए किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम, मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ
पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट लागू किया। तो ये तो सबको पता है, ये कई बार पेपरों में आ चुका है, तो इसका आंसर आएगा 2007। क्या आएगा? 2007। ऐसे करके अपन ने टोटल 25 क्वेश्चन का विस्तार पढ़ा। इसके 25 क्वेश्चन ही नहीं, मैंने ऐसे करके आपको 100 से ऊपर क्वेश्चन याद करवा दिए। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन तो आ चुके हैं, अब आने वाले क्वेश्चन कैसे होंगे इनकी फुल विस्तार मैंने आपको बता दिया है। इंडियन ज्योग्राफी को आपको अच्छे से करना है, लोक नृत्य हुआ, खेल हुआ, बिल्कुल पेपर में 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री पूछी जा रही है और संविधान पूछा जा रहा है। जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। आप लोग बढ़िया पढ़ते रहे, मेरे साथ जुड़े रहे। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और मेरा इंस्टीट्यूट है सीहोर के अंतर्गत, सीहोर वाले नरेंद्र वर्मा सर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और नरेंद्र वर्मा कोचिंग क्लासेस के नाम से मेरा सीहोर में इंस्टीट्यूट है।